हेलो फ्रेंड्स, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीम है जिसने कुल 40 खेल खेले हैं, जिसमें से उस टीम ने 24 गेम जीत लिए हैं। तो आपको बताना है कि उन्होंने कुल कितने प्रतिशत गेमों को जीता है। ये आपका सवाल पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, हमको पता है प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है। प्रतिशत का फार्मूला होता है, यहाँ पर ऊपर क्या आएंगे, जीते हुए गेम, यानी कि जीते हुए खेल, और नीचे क्या आ जाएगा, कुल खेलों की संख्या, यानी कितने खेल हुए थे, कुल खेल, और क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रतिशत मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, जीते हुए खेल कितने हैं 24 और कुल खेल कितने हैं 40, गुणे 100, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, यहाँ से एक जीरो गायब हो जाएगा, यहाँ से इसको काट लेंगे, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 60%। यही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता है जो किसी पुस्तक पर जो है 25% का छूट प्राप्त करता है। छूट प्राप्त करने के बाद क्या करता है, उसको फिर से अंकित मूल्य पर ही बेच देता है। तो आपको उसका टोटल लाभ बताना है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहले जब वो खरीदा था, कितने पर खरीदा था, उसको छूट कितने की मिली थी, उसको छूट मिली थी 25% की। और आपको पता है छूट किस पर दी जाती है, हमेशा जो है मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। तो अगर हम इसको रेशियो में बदल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 25% का मतलब 1/4। तो अब इस रेशियो का मतलब क्या हो गया, ये जो नीचे आएगा, छूट किस पर दी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो जो नीचे वाला भाग होगा ये अंकित मूल्य को दिखाएगा, यानी मार्क प्राइस को दिखाएगा, और एक जो के दिखाएगा छूट को दिखाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस पुस्तक का दाम, मार्क प्राइस कितना था, 4 रुपया था, तो उसने उसे कितने में खरीदा था, 3 रुपये में खरीदा था। क्लियर है। 1 रुपये की छूट देंगे तो कितने में खरीद लिया है, 3 रुपये में। फिर आगे कह रहा है, यहाँ पे ये क्या है, इसको नोट कर लेंगे, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और ये क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीद मूल्य है। अब ये कह रहा है कि उसने उस किताब को, जिसको 4 यूनिट के दाम पर खरीदा था, मतलब 4 यूनिट के जो अंकित मूल्य था, उसको 3 रुपये यूनिट में खरीदा था, अब उसको पुराने उसी अंकित मूल्य पर बेच देता है। यानी कि इस कंडीशन में अब दोबारा क्या कंडीशन हो जाएगी, 3 रुपये उसका क्या पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस पड़ेगा, और इसको फिर पुराने दाम पर, यानी जो अंकित मूल्य था उसी पर बेच दिया है। यानी कितने पे बेच रहा है, 4 रुपये पर बेच रहा है। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये आपको बता रहा है। अब आपको बताना है कि कितना जो है लाभ होगा। तो यहाँ देखिए, 3 रुपये की वस्तु 4 रुपये की यूनिट में बेच रहा है, तो कितने यूनिट लाभ हो जाएगा उसका, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट लाभ हो जाएगा। क्लियर है। और लाभ किस पर काउंट करते हैं, हमेशा सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर करते हैं। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 3, यानी कि 3 रुपये की वस्तु पर कितना लाभ हो रहा है उसको, 1 रुपये का। तो इसी को हमको क्या करना है, परसेंट में बदल देना है। जब इसको परसेंट में बदल देंगे तो वही उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। इसको परसेंट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3 आ जाएगा। भाग करेंगे तो इतना प्रतिशत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि इतने का मान 27 दिया हो, यानी इतने का मान अगर 27 दिया हो तो n का मान आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर ध्यान रखेंगे कितने की करनी दे रखा है, 3 घात की करनी दे रखा है और अंदर 3 की घाते n बराबर 27 दे रखा है। तो 3 की करनी कैसे हटेगी, यानी कि जितनी की करनी होती है उतने की अगर हम दोनों तरफ की घात कर देते हैं, यानी कि उतनी बार हम उसका गुणा कर देते हैं तो वो करनी हट जाती है। जैसे अगर हमको स्क्वायर वाली करनी हटानी होती है तो हम स्क्वायर कर देते हैं तो करनी हट जाती है। यहाँ पर क्या है, 3 की करनी यानी कि घनमूल की स्थिति है, तो अगर हम इसको 3 की करनी को हटाना चाहेंगे तो दोनों पक्ष का क्या कर देंगे, घन कर देंगे, यानी कि क्यूब कर देंगे, तो हमको ये करनी यहाँ से गायब मिलेगी। तो चलिए दोनों तरफ को हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। क्यूब करेंगे तो ये वाली करनी यहाँ से गायब हो जाएगी। यहाँ पर क्या बच जाएगा, केवल 3 की घाते n, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घाते 3 लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से जब भी एक नियम होता है, अगर ये कोई संख्या है इसकी घात n है और उसकी भी घात अगर m होती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे कहीं पर अपनी नोटबुक में, इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 यानी कि 3 त्रिके 9 हो जाएगा। अब देखिए जब आधार सेम होती है तो घातें क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n बराबर 9 आ जाएगा। तुलना कर लेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत ABCD दिया हुआ है जिसमें AB बराबर कितना दिया है, h² और AD बराबर दिया है 3p। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में, यदि जो h का मान है, h के मान को क्या कर दें, हम दुगुना कर दें, केवल h के मान को। ध्यान रहे यहाँ पर AB का मान टोटल h² दिया है, लेकिन आगे कह रहा है केवल h के मान को अगर हम दुगुना कर दें यानी उसे 2h कर दें, और इसमें से केवल p का मान है क्या कर दें, p को हम आधा कर दें। क्लियर है, p को अगर हम आधा कर दें तो जो ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या परिवर्तित नहीं होगा, क्या होगा उसको हमको बताना है। क्लियर है, चलिए देखते हैं। पहली कंडीशन में जब इसकी लंबाई h² है और चौड़ाई कितनी है, 3p है, उस कंडीशन में क्या क्षेत्रफल होगा। मान लीजिए पहली कंडीशन में एरिया कितनी यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ से लंबाई कितना दे रखा है h² और चौड़ाई कितना है 3p। इसको क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3ph²। क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन में, मान लीजिए दूसरी कंडीशन में क्षेत्रफल A2 क्या होगा, h की जगह क्या कर दिया जा रहा है, 2h कर दिया जा रहा है। जब 2h किया जाएगा h की जगह, तो यहाँ पे लंबाई क्या है, h² है, तो यानी कि लंबाई इसकी अब क्या हो जाएगी, 2h का स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है, जब h की जगह 2h करेंगे तो लंबाई जब h² है तो 2h करने पर लंबाई कितनी है, दूसरे कंडीशन में हो जाएगी 2h का स्क्वायर हो जाएगी, गुणे चौड़ाई कितनी है, पहले 3p थी, इसमें से केवल p का मान p/2 कर दिया गया, तो अब इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3p/2 हो जाएगी। इसका हम क्या कर लेते हैं, गुणा। पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 4h² गुणे 3p/2, फाइनल कितना आ जाएगा 2, ऐसे लिख लेते हैं इसको, 3 यानी 2 3 6 हो जाएगा पहले, क्योंकि एक यहाँ 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6 ph² हो जाएगा। अब आपको पहले और बाद वाले क्षेत्रफल को तुलना करके बताना है कि इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले भाग दे लेते हैं, दोनों का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 3ph² पहले वाले के पहले के सामने और दूसरे वाले को दूसरे के सामने। तो यहाँ से ये वाला हिस्सा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से इसको काट लेंगे तो 2, यानी कि a1/a2 बराबर कितना आ गया, 1/2। यहाँ से a2 बराबर क्या आ जाएगा, जब भी हमको बाद वाली स्थिति बताना है कि बाद में क्या होगा, तो बाद वाली स्थिति क्या है, a2 है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a1, तिर्यक गुणा कर लेंगे। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि बाद में जो क्षेत्रफल होगा पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यही आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 9 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले इसमें आपको क्या करना होगा, इसी तरह से इसको क्या करना होगा, सरलीकरण करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। उसके बाद ही आपको आगे पता चलेगा कि क्या कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। सभी को पता होना चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा इसका अपोजिट होता है साइन का। यानी कि हम क्या जानते हैं, 1 कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा होता है। क्लियर है। जब इसी का दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम 9 को बाहर कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और इसको उसी तरह लिख देते हैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 5 को हम बाहर कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा, एक फार्मूला आप और भी जानते होंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5, और ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसको इसी तरह रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो जब सेक स्क्वायर हो जाएगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 9 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है, यानी 9 × 1 बराबर 9 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि a बराबर 4/3 हो तो 27a³ माइनस 108a² प्लस 144a माइनस 317 का मान कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए हम जो जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 4/3 रखकर सॉल्व कर लेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए रखते हैं, कितना आएगा यहाँ पर देखिए 27, ए की जगह क्या रखना है 4/3, यानी कि 3 बार गुणा, 4/3 का 3 बार गुणा, क्योंकि a³ दिया है और इधर माइनस 108 a² है, यानी कि 4/3 का कितनी बार गुणा होगा, 2 बार, प्लस 144 गुणे a का मतलब है 4/3 माइनस 317। क्लियर है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरा 3 3 9 27 से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 4 चौको 16 चौको 64। क्लियर है। माइनस यहाँ से और 9 से इसको काटेंगे कितना आएगा 12। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 चौको 48 गुणे
4, इसका हमने डायरेक्ट गुणा कर लिया है, प्लस 144 को देखिए कट सकता है, काट देंगे कितना आएगा यहाँ से, 3 चौको 12 और 3 बारे 24, यानी कि ये कितना हो जाएगा 48 गुणे 4, ये भी हो जाएगा -317। यहाँ देख रहे हैं दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से आप इसमें से क्या करेंगे, जो बड़ा होता है उसमें से घटा देते हैं और बड़े वाले का सिंबल लगा लेते हैं, यानी माइनस इतना, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 नहीं होगा, 3 ही होगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 5 और 253, यानी कि -253 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कागज है जो कि ABCD एक आयत के रूप में है, जिसमें AB का मान 22 सेंटीमीटर दे रखा है और BC का मान 14 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि अगर हम BC भुजा जो है, जो आयताकार कागज है, उसकी BC भुजा के व्यास के बराबर, यानी जितनी भुजा BC है उतनी की व्यास रख कर एक अर्धवृत्त काट लिया जाता है इस कागज में से, तो जितना कागज बचेगा, यानी कि जितना शेप बच रहा है जो रेड से हमने कलर किया है, उसका आपको बताना है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसको हम निकालेंगे कैसे। देखिए, अगर हम पहले ABCD पूरे के पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से जितना अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो बचा हुआ है वो हमको पता चल जाए। यानी कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बचे हुए कागज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बटे हुए कागज का जो बच रहा है कागज, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। पहले तो हम आयत, पूरा जितना आयत दे रखा है ABCD का क्षेत्रफल, उसमें से कितना घटा लेंगे, माइनस अर्धवृत्त, जो अर्धवृत्त हमें नजर आ रहा है, हिस्सा यहाँ से कटा हुआ है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है। एक चीज हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब व्यास को BC भुजा के बराबर लिया गया है और BC भुजा का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या यानी R का मान कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। अब चलिए इसका मान हम रखते हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 22 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, सबको पता है, 22 गुणे 14 माइनस, यहाँ से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे पाई का मतलब होता है 22/7 और r² का मतलब 2 बार r का गुणा। यहाँ तक सभी को क्लियर है। इसका क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 14 दूना 28, 14 दूना 28 यानी कि 308 माइनस, यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा 77, इसको घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही जो है बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस है जो अपनी कोई यात्रा जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 6 घंटे में पूरा कर लेती है। और फिर पूछ रहा है आगे, अगर वही दूरी उस बस को 9 घंटे में पूरी करनी हो, अगर वही दूरी, जितनी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में पूरी कर रहा है, उतनी ही दूरी अगर इसे 9 घंटे में पूरी करनी हो तो चाल कितनी रखनी होगी, ये आपको बताना है। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, फार्मूला आपका क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय।
यहाँ से हमें 3 कंडीशन मिलती है। क्या कंडीशन मिलती है? अगर आपका समय फिक्स कर दिया जाता है कि आपको निश्चित समय में ही जाना या आना है, तो उस कंडीशन में जो होता है चाल प्रोपोर्शनल हो जाता है दूरी के। प्रोपोर्शनल का मतलब है दूरी के घटने बढ़ने से चाल बढ़ती या घटती है। अगर हम दूरी को फिक्स कर देते हैं तो यहाँ से चाल कितना हो जाएगा? समय का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर समय बढ़ेगी तो चाल घटेगी, अगर समय बढ़ता है तो चाल घटेगी, और जब समय घटेगा तो चाल बढ़ेगी। क्लियर है? और अगर हम चाल को फिक्स कर देते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ से चाल को फिक्स कर देते हैं, तो जो दूरी या समय का रिलेशन आता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनली होता है। यानी कि समय के घटने बढ़ने से या दूरी के घटने बढ़ने से उसी के रेशियो में आपको समय भी लगता है। प्रैक्टिकली है, आप देखेंगे अगर दूरी ज़्यादा हो जाती है तो आपको वहाँ जाने में समय ज़्यादा लगता है, अगर चाल आपकी फिक्स है। तो इन तीनों पॉइंट को आप हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या फिक्स रखा है? दूरी फिक्स रखी गई है। जब दूरी फिक्स रखी गई है तो इसका मतलब क्या होगा? चाल और समय इन दोनों का क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा में की चाल से 6 घंटे में चलेगी, तो कितनी चाल से चलेगी? वो क्या है? दूरी 9 घंटे में तय हो। जब इन्वर्सली होता है तो सीधे सीधे जो दिया होता है उसको बटे कर लीजिए, यहाँ पे इस तरह से लिख के। ध्यान रखिएगा जब भी इन्वर्सली बोलेगा तो आपको उलट के, चाहे इसको उलट के लिखेंगे चाहे इसको। हमने इसको सीधे सीधे ले लिया है तो दूसरे वाले को उल्टा लिखेंगे, यानी 9/6 लिखेंगे। इसके बाद जैसे आप सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से काटिए, इसको कितने में कटेगा? 3 त्रिके 9, यहाँ से 2, यहाँ से फिर इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा? 20। यहाँ से देखिए फाइनल यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलेगा तो उसे कितनी टाइम लगेगी? 9 घंटा लगेगी। यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 16 सेंटीमीटर की जीवा है जो वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्या कह रहा है? एक 16 सेंटीमीटर की जीवा है जो वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आपको इस पूरे वृत्त का जो त्रिज्या होगी वो बताना है। यानी कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आर का मान, यही आर का मान होता है, यानी यही त्रिज्या होती है। आपको इसका मान बताना है कि मान कितना आएगा। क्लियर है? इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। जब भी कोई वृत्त होता है उसमें किसी भी साइड में किसी भी तरफ अगर कोई जीवा खींच दी जाती है, मान लीजिए यहाँ से कोई जीवा खींच दी गई और केंद्र से उसकी दूरी दे दी गई, या केंद्र से कोई भी रेखा इस पर सीधे खींच दी जाती है, तो हमेशा जीवा को क्या करती है? बराबर भागों में बांटती है और हमेशा क्या होती है? लंब होती है। यानी कि इसको पूरे बराबर भागों में बांट देगी और हमेशा जीवा पर लंब होगी, चाहे आप जीवा किसी भी साइड में बनाएं। क्लियर है? ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए, यानी कि जब यहाँ पे पूरी जीवा 16 सेंटीमीटर है तो आधा होती है, अभी हमने बताया, तो ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और अभी हमने बताया था कि जीवा पर अगर कोई रेखा केंद्र से खींच दी जाती है तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि लंबवत होती है। अब देखिए क्या आपको समकोण त्रिभुज नहीं नजर आ रहा है? तो देखिए अब ये क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। क्या कहते हैं? ये कर्ण पर है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 64, और इसका 6 स्क्वायर बराबर 36, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। यहाँ से आर की वैल्यू √100, इसका मतलब होता है 10 सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पिता और उसके बेटे की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात दे रखा है 7/3,
और उनका जो गुणनफल दे रखा है, वर्तमान उनके जो अनुपात दे रखा है 7 संबंध है 3 दे रखा है, और उनके आयु का गुणनफल जो है वो 756 दे रखा है। क्लियर है? 756 दे रखा है, तो आपको उसका 6 साल के बाद उनकी उम्र कितनी होगी ये आपको सॉल्व करके बताना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जब भी कोई रेशियो में फॉर्म दिया होता है तो हम अपने हिसाब से क्या मान सकते हैं, मान लीजिए माना उनके पिता की जो उसके माना पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु यहाँ से कितनी हो जाएगी 7x, और बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, बेटे की आयु कितनी हो जाएगी 3x। क्लियर है? यहाँ से अब रेशियो लेंगे तो 7:3 ही बचेगा। अब कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है यानी कि 7x गुणे 3x ये कितना दे रखा है 756 दे रखा है। तो क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं? चलिए देखिए क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 21x² बराबर 756। यहाँ से x² बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा 21 और 6 बार में जाएगा, यानी कि x² बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब आपसे पूछ रहा है यानी कि अब जब x बराबर 6 आ गया तो उनका वर्तमान में जो आयु आएगी वो कितना आएगी, पिता की आ जाएगी 42 और बेटे की कितनी आ जाएगी 18। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है कि 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 6 साल बाद पूछ रहा है नहीं कि 6 साल दोनों में ऐड कर देंगे, तो 6 साल ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48, और दोनों का हमको क्या बताना है रेशियो, यानी कि ये कितना हो जाएगा 24। यहाँ से काट देंगे कितना आ जाएगा 2:1 यानी कि 2 अनुपाते 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है जिसका 3/7 का 2/3 का 3/5 अगर 150 दिया हो तो आपको उस संख्या का 60% निकालना है। एक चीज हम याद रखेंगे यहाँ पर, का मतलब हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। आप मान लीजिए कि माना अगर संख्या क्या है, माना संख्या अगर आपकी x है, x है। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर x का पहले हम क्या निकालेंगे x का 3/7, फिर जितना आ रहा है उसका हम कितना निकालेंगे 2/3। का मतलब ही हमने बताया है कितना है गुणा 2/3। अब इतना आ गया, अब इसका हमको कितना निकालना है 3/5, यानी जितनी बार का बोलेगा हम उतनी बार गुणा कर लेंगे। और इसको प्रश्न में दिया है कि इसकी वैल्यू कितनी है 150 है। आप इसको सॉल्व करके संख्या का मान यानी x की वैल्यू लाएंगे, फिर जो संख्या आएगी उसका आप क्या करेंगे 60% निकालेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आप काट सकते हैं 3 5 15 50 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 25। क्लियर है? तो यहाँ से कुल मिला जुला के x की वैल्यू कितनी आ गई 25 गुणे 7 गुणे 5। क्लियर है? अब यानी कि अब इसका आपको क्या करना है 60% निकालना है। तो आप डायरेक्ट यहीं पर क्या कर दीजिए 60% का मतलब कितना होता है 60/100, यानी कि 60/100 का गुणा कर देंगे तो अब इसका 60% हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 25 चौको 100 हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको काट लें 15 चौको 60 होता है। यहाँ पे संख्या का 60% कितना आ जाएगा, यहाँ पे 35 गुणे, यहाँ से गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा 15 5 75 यानी कि 5 और 15 45 7
52 यानी कि 525 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर आ रहे एक व्यक्ति को, इधर से विपरीत दिशा से एक व्यक्ति आ रहा है जो जिसको रेलगाड़ी जो है 7 सही 1/5 सेकंड में जो है पार कर जा रही है। तो आपको क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी वो बताना है। क्लियर है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर दे रखा है, व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, और यहाँ पर समय जो पार करने में लगा समय है उसको सेकंड में दे रखा है। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, पहले ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन किस में हमारा दिया हुआ है। आपका जो चाल दिया हुआ है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी को जितने भी आपके यहाँ पे क्वांटिटी मिली हुई है सबको आप क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बदल कर तब सॉल्व करेंगे। और एक बात याद रखेंगे, जब दो गतिशील वस्तुएं एक दूसरे की दिशा में यानी कि एक दूसरे की अपोजिट साइड में जाती हैं तो वहाँ पे जो सापेक्ष चाल होती है वो जोड़ ली जाती है। और जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, किसी खंभे या किसी स्थिर पेड़ को पार करती है तो वहाँ पर अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। तो यहाँ से समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। यहाँ से समय आपको दे रखा है इतना, इसको आप अगर चेंज कर लेते हैं सिंपल भिन्न में कितना आ जाएगा, 36/5। क्लियर है। तो यहाँ पे समय बराबर क्या होता है, चाल बटा दूरी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 36/5, ये क्या हो जाएगी आपकी समय हो जाएगी। और समय को आपको क्या करना होगा, पहले घंटे में बदलेंगे क्योंकि बाकी सब जितना भी दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। तो घंटे में बदलने के लिए इस तरह से गुणा कर लेंगे, बराबर ऊपर क्या आएगा, दूरी आती है, दूरी आपकी 100 मीटर में दे रखा है तो इसको आप क्या करेंगे, किलोमीटर में बदलेंगे तो कितने का गुणा करेंगे, 1000 का गुणा कर लेंगे। बाकी आप रेलगाड़ी का मान लीजिए चाल यक्स है, यक्स क्या दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, अगर हम मान रहे हैं तो केवल यक्स मानेंगे। और यहाँ पर एक कितना दिया हुआ है, व्यक्ति की चाल ऐड हो जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से इसको काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 36 पूरा कट जाएगा। टोटल यहाँ पे कितना बचेगा 10, और यहाँ पर भी 10 बचेगा। और इधर से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं तो फाइनल कितना आ जाएगा, इधर 1/500 और बराबर उधर क्या आपको मिलेगा 1 यहाँ से 10 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी नीचे क्या हो जाएगा 10x प्लस 50। इसके बाद आप इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 10x प्लस 50 बराबर 550, 550 नहीं 500 केवल होगा। यहाँ से 10x बराबर कितना आ जाएगा 450, तो x बराबर कितना आ जाएगा 450/10 यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से आपकी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी, आपने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो आप अपने उत्तर को कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।